आरएल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो AIBE का एग्ज़ाम देने वाले हैं। लॉ कंप्लीट होने के बाद जो प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है AIBE, अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। 15th जब एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आज आपको सोल्यूशन देने के लिए जा रहे हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि एक आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें किस पोर्शन से ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए या लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का उसके लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है। देखिए पहले ही क्वेश्चन में इसमें गलती है, इसलिए हमने इस PDF फाइल में अलग से इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको लिख दिया गया है। क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन पेपर था ये 15th, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कहना चाहिए, उसको क्लेरिकल मिस्टेक काफ़ी थी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी सफ़र करना पड़ा है और उनके लिए ज़्यादा परेशानी रही है, क्योंकि जो सिर्फ हिंदी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या कभी उन्होंने पेपर उस तरह के फेस नहीं किए तो उनके साथ में दिक्कत है। हिंदी में इन्होंने सिर्फ लिख रखा है कि निम्नलिखित में किसके तहत परिभाषित किया गया है, क्या किया गया है ये इन्होंने हिंदी में लिखा ही नहीं। जब हम इसका इंग्लिश वाला पोर्शन देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर, ये क्वेश्चन था इंग्लिश में, जिसकी हिंदी होनी चाहिए थी कि क्षतिपूर्ति संविदा किसके तहत परिभाषित किया गया है। तो इन्होंने जो मेन क्वेश्चन था वही गायब कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट समझ ही नहीं पाएंगे भाई किस चीज की बात हो रही है, तो वो क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो पहले ही क्वेश्चन में आपके लिए ये सीखने की जरूरत है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ पा रहा हो या चीजें क्लियर ना हो, तो आपसे ये सजेशन है आपके लिए कि उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखें। भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं लेकिन उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखें और एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस चीज के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके तहत परिभाषित किया गया है। इसका मतलब है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की ये बात कर रहा है कि उसको कहाँ डिफाइन किया गया है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को जब हम हिंदी में बात करते हैं तो वो होता है क्षतिपूर्ति संविदा। ऑप्शन दे रखे हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124। आप देखिए हमने यहीं पर चीजें क्लियर की हैं कि अनुबंध अधिनियम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक सुना भी नहीं होगा कि अनुबंध अधिनियम होता क्या है। क्यों? क्योंकि या तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश में नाम रहता है, या फिर उसका हिंदी में हम संविदा अधिनियम बोलते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम। अब अनुबंध शब्द आ गया तो लगे पता नहीं कौन सा एक्ट आ गया। तो इंग्लिश में जब आप इसको देखेंगे तो आपको सीधे क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अनुबंध अधिनियम इन्होंने जो लिखा हुआ है ये संविदा अधिनियम की बात कर रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है इसमें। क्या कि एक तो हिंदी जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है अगर वो समझ में नहीं आ पा रहा है आपकी तो आप उसको एक बार इंग्लिश में जरूर देखें। दूसरा, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखें, क्योंकि ये रूल है कि अगर हिंदी में कोई दिक्कत है या किसी और लैंग्वेज में कोई भी डिस्प्यूट है उसको लेकर तो जो माना जाएगा वो इंग्लिश वाला माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसको हम। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 67। अनुबंध अधिनियम से बेहतर है कि मैं संविदा अधिनियम ही पढ़ूं क्योंकि उसी को स्टूडेंट पढ़ते हैं ज्यादातर। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 128। इसका आंसर है आंसर ए, भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 124 में इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्षतिपूर्ति संविदा को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक बनाम गुरनी किस संदर्भ से संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है। पहला ऑप्शन है जबरदस्ती, दूसरा धोखाधड़ी, तथ्य की गलती या कानून की गलती। इसका आंसर है आंसर बी अर्थात धोखाधड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता को लागू किया। नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाथ संस्था 2010, नाथ संस्था बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली 2009, अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2002।
इसका आंसर है आंसर ए, यानी कि नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक हो। दूसरा ऑप्शन है, किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर, चाहे वह जहां भी हो। नेक्स्ट है, भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता हो, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है? पहला, कृषि या बागवानी का तरीका, सूचना की प्रस्तुति, एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट ऑप्शन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे विपो कहा जाता है, ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है? GATT, BIRP, TPRM या PCT? इसका आंसर है BIRPI। नेक्स्ट है, अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के आर्टिकल 20 से, जिसके लिए रिट जारी करने की आवश्यकता है, सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। दूसरा है, सरकार के ऐसे आदेशों को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। तीसरा है, सरकार के उन आदेशों को दरकिनार करना जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, या सरकार के उन आदेशों को दरकिनार करना जिसके अंतर्गत लद्दाख को अलग किया गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, मतलब सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट है, किस केस के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन 66A को आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत खारिज किया या खत्म किया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 66A के ऊपर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए और ये रिपीट भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है किस फॉर्म में वो दोबारा इसको पूछ ले। इसका ऑप्शन है जस्टिस KS पुत्तास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है खड़ग सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, फिर है गोविंदा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, उसके बाद है श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत फेमस केस है साइबर लॉ के हिसाब से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती हैं जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न हैं, अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई, ठीक है, क्या संख्या होगी इसमें, उनकी ये बात कर रहे हैं, जो कि कानूनी प्रश्न है उसके आधार पर कितनी होनी चाहिए उनकी संख्या, 2, 3, 5 या 9? इसका आंसर है आंसर सी, यानी कि 5। न्यूनतम संख्या न्यायाधीशों की कम से कम 5 होनी चाहिए, जो कानून के प्रश्न पर या जिसे हम संवैधानिक प्रश्न कहा जाता है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स किस केस से संबंधित है? बहुत फेमस केस। पहला है ऑयल एंड गैस का रिसाव, दूसरा है गंगा जल की सफाई, तीसरा है बाल श्रम और उसके बाद है बंधुआ मजदूर। इसका आंसर है आंसर ए, ऑयल एंड गैस का रिसाव। देखिए, ये केस कई तरीके से पूछा जाता है। ऑयल एंड गैस से संबंधित केस का भी नाम पूछा जा सकता है कि ऑयल एंड गैस से संबंधित केस कौन सा है, उसमें वो MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 भी दे सकते हैं, या
श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स भी दे सकते हैं। मतलब ये तीनों को कभी भी किसी भी तरीके से घुमाकर दे सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट है एक कृपाक बनाम भारत संघ संबंधित है, पूर्वाग्रह की संभावना से, प्रत्यायोजित विधान से, या प्रशासनिक विवेक से, या नोटिस से। इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जा सकता है? पहला है अधिकारातीत का सिद्धांत, दूसरा है मालाथाइड्स, फिर है न्यायिक समीक्षा का बहिष्करण, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की शुरुआत से नए अनुभाग को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई है? इसके ऑप्शन है धारा 6, धारा 10, धारा 11 या धारा 13। इसका आंसर है आंसर ए, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? देखिए जो चीज मैं आपको समझा रहा था फिर वापस वही दिक्कत है यहाँ पर कि इन्होंने हिंदी वर्जन जो लिखा उसमें देखो आप खुद देख सकते हैं कि अमान्य विवाह लिखा है और दूसरा ऑप्शन है अमान्य विवाह कई सारे। ये इन्होंने हिंदी वर्जन में लिखा था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इनके आगे वॉइड मैरिजेस और वॉइडेबल मैरिजेस करा दिया है, इसलिए जिससे कि हम समझ सकें। इसका जो दूसरा शब्द है वो शून्य विवाह और शून्य करणीय कहा जाता है। तो जो सही टर्म इस्तेमाल की जाती है इनके लिए वो शून्य और दूसरे के लिए शून्य करणीय विवाह आना चाहिए था, जो कि इन्होंने ट्रांसलेट किया इसको या कहीं से भी ट्रांसलेट किया है कुछ भी किया, हिंदी मीडियम में जो है वो चीजें सही इन्होंने नहीं लिखी है, तो वहां से स्टूडेंट्स को नुकसान होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश वर्जन जरूर देखें एक बार, क्योंकि देखो कितना कोई भी स्टूडेंट जो LLB कर चुका है उसको इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है, भले ही उसने हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको इतना आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर क्या है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका हिंदू विवाह के समारोह और हिंदू विवाह की शर्तें। तो इसका आंसर है आंसर डी, हिंदू विवाह की शर्तें, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 जो संबंधित है वो हिंदू विवाह की शर्तों से संबंधित है कि क्या क्या शर्तें उसमें दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है, तो ऐसा विवाह क्या होगा? मान्य होगा, अमान्य होगा, व्यर्थ होगा, या सिर्फ उत्तर भारत में मान्य होगा? इसका आंसर है आंसर सी, व्यर्थ होगा। ठीक है, इसके लिए भी यही है कि आप इंग्लिश मीडियम जरूर देखें। ठीक है, ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी इस साल, खासकर जब ये ऑल इंडिया बार एग्जाम 15 इन्होंने कराया था तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और स्टूडेंट्स को बहुत सारे को नुकसान सिर्फ इसी वजह से हुआ था। नेक्स्ट है पूर्व न्याय का सिद्धांत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा कौन सी धारा है के तहत निपटा है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा 10, तीसरा 11 या फिर 12। इसका आंसर है आंसर सी, 11। नेक्स्ट है CPC की धारा 14 के तहत निपटा है। ठीक है, धारा 14 में मतलब इन्होंने क्या, CPC की धारा 14 में क्या है, किस तरीके से उसको निपटाया जाता है मामले को? पहला ऑप्शन है अधिकरणों के निर्णय के रूप में अनुमान, दूसरा है विदेशी निर्णयों के रूप में अनुमान, तीसरा निचली अदालतों के निर्णय के रूप में अनुमान, या फिर उच्च न्यायालय के निर्णय के रूप में अनुमान। इसका आंसर है आंसर बी, विदेशी निर्णयों के रूप में अनुमान। मतलब जिन्होंने भी ये पढ़ रखा है वो ये जानते हैं कि विदेशी निर्णय से संबंधित जो है वो धारा 14 ही है जो विदेशी निर्णयों के बारे में बात करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको एक बार ये भी देखना चाहिए
कि इन्होंने जो ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें जो टर्म इस्तेमाल की गई है अनुमान वाली जो हम ये बात कर रहे हैं, इसको इन्होंने प्रिजम्पशन की हमने बात की है, जबकि अनुमान शब्द ना होकर यहाँ उपधारणा शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, क्योंकि प्रिजम्पशन का जो हिंदी होती है वो उपधारणा होती है कि उपधारण किया जाता है विदेशी निर्णयों को इसके रूप में, तब उसका निपटारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मानहानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है। बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है। कहां पर मुकदमा वो कर सकता है? केवल दिल्ली में, केवल कोलकाता में, दिल्ली और कोलकाता दोनों जगहों पर, या तो दिल्ली या कोलकाता में। इसका आंसर है आंसर डी, या तो दिल्ली या कोलकाता में। नेक्स्ट है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का यह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? देखिए बड़ी फेमस सेक्शन है। धारा 162, धारा 164, धारा 163 ए या धारा 165। इसका आंसर है आंसर बी, धारा 164। बहुत फेमस सेक्शन है, जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो बड़ी कॉमन सी सेक्शन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा कौन सी धारा के तहत की जा सकती है? धारा 83, धारा 82, धारा 85 या धारा 86? बड़ी कॉमन है और रेगुलर यूज वाली सेक्शन है। इसका आंसर है आंसर ए, धारा 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है, मतलब वो पर्सनली प्रेजेंट ना हो, उससे उसको मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कौन सी सेक्शन में कहा गया है? धारा 201, धारा 204, धारा 205 या धारा 200? इसका आंसर है आंसर सी, धारा 205। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 265 ए से लेकर 265 एल तक दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 21 ए का संबंध किस धारणा से है? गैरकानूनी तरीके से जमा होना, बिना वारंट की गिरफ्तारी, खोज और बरामदगी, या लास्ट ऑप्शन में दलील और सौदेबाजी? इसका आंसर है आंसर डी, दलील और सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदतन अपराधी के अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित है? देखिए यहां पर भी मैंने इंग्लिश पोर्शन इसमें इसीलिए डलवाया है कि जिससे आप चीजों को समझ सके। दंड प्रक्रिया संहिता अनुभाग 109, हालांकि कभी कभी कुछ कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता है, लेकिन अनुभाग आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा कहीं पर भी, या तो सेक्शन पढ़ा होगा या धारा पढ़ी होगी। ठीक है, अब आप सोचिए कि अनुभाग 109 क्या हो गया, यह क्या है? तो अनुभाग इन्होंने धारा की जगह इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आप अगर तो इसको इंग्लिश में देखेंगे तो वहां पर सीधे सीधे सेक्शन लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं फिर बताऊंगा कि जो ये 15th हुआ था, इसमें बहुत हिंदी मीडियम वालों के लिए बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि जो हिंदी इस्तेमाल की गई थी वो बिल्कुल भी वो हिंदी नहीं थी जो लीगल टर्म की तरह इस्तेमाल होती है। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ LLB पास स्टूडेंट है, अभी वो प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा नहीं है, तभी तो वो एग्जाम दे रहे हैं। तो अभी नए नए एडवोकेट बने हैं वो, तो उनके लिए उनको जो उनका लेवल है उस चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रखा गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका आंसर बी, यानी कि सेक्शन 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभाग यानी कि धारा। ठीक है, धारा 105H का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना, संपत्ति को जब्त करने की सूचना, जब्त या जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन, और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना। इसका आंसर है आंसर ए, कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य की सीमा की अवधि समाप्ति को ध्यान में रखते हुए जो रोकथाम लगाई जाती है उससे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत निपटारा उसका किया जाता है, ठीक है, या उसको किस तरीके से डील किया जाता है। इसके ऑप्शन, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 178, धारा 169, 478 या 168। इसका आंसर है आंसर डी, धारा 168। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री धारक का अर्थ है कि हम किसे डिक्री धारक कहेंगे। कोई देखिए, डिक्री से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो डिक्री वाले पोर्शन को आप जरूर पढ़ें ध्यान से। कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए अक्षम आदेश दिया गया है। कोई भी नागरिक जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है। कोई भी निगम जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई हो या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया हो। इसका आंसर है आंसर ए, कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है। देखिए, अब इससे क्या होगा कि जब आप ये क्वेश्चन करेंगे, पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या लेवल है एग्जाम का और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने प्रीवियस ईयर के सोचा है कि पूरी में जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके, इसलिए हम ये उसकी पूरी सीरीज बना रहे हैं। और कम से कम 8 से 10 सालों के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपको उसकी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर लगता है कि आपको कि ये हमारा जो ये प्रयास है ये आपके लिए लाभदायक है, तो हमारी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसको फॉरवर्ड करें और कमेंट करके हमें बताएं कि और बेहतर इसमें क्या किया जा सकता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर कोई भी अपडेट न्यूज़ हो, कोई भी वैकेंसी की हो या कहीं का रिजल्ट आता है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करते हैं कि सबसे शुरू में जो वीडियोस अपलोड होती हैं उनमें से एक हमारा चैनल हो जो जल्द से जल्द ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो आपके अमूल्य जो सुझाव हैं वो हमें जरूर देते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। कौन सी धारा के अंतर्गत? आईपीसी की धारा 326 बी, आईपीसी की धारा 120 बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 या भारतीय दंड संहिता की धारा 295 बी। इसका आंसर है आंसर ए, 326 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है। कुल्हाड़ी उखड़कर, मतलब कुल्हाड़ी का जो लोहे वाला हिस्सा होता है जिसे हम फल भी बोलते हैं, वो उड़ते हुए, मतलब वो छिटक कर नजदीक खड़े एक आदमी को लगती है और वह मर जाता है। यहाँ एक के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यह एक के द्वारा किया गया है। देखिए इसमें एक ब्लंडर मिस्टेक है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो क्या है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अलग है और हिंदी जो उसकी इन्होंने लिखी है वो क्वेश्चन दोनों अलग है। क्वेश्चन कैसा अलग है? आप जब इसको इंग्लिश मीडियम पढ़ोगे, जैसे है ए इज एट वर्क विद अ हेड, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन, देखो इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज, कि अगर उसके बिहाफ पर, ए के पार्ट पर किसी भी स्पेशल क्वेश्चन यानी सावधानी बरतने जाने की आवश्यकता नहीं थी, तब एक इसलिए लायबल होगा। क्वेश्चन यह है इंग्लिश में। हिंदी में इन्होंने क्या पूछा है कि उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण। अब इन्होंने कहा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदी में कहा जा रहा है कि उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण, मतलब उचित सावधानी बरती जानी चाहिए थी लेकिन उसने उचित सावधानी नहीं बरती। इंग्लिश में कहा जा रहा है कि वहां पर उसकी जरूरत ही नहीं थी,
उचित सावधानी बरते जाने की। वो अपना काम कर रहा है, तो वहां पर ए का फॉल्ट है ही नहीं कुछ भी किसी भी तरह का। अब अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों क्वेश्चन अलग हैं और इसका आंसर बदल जाता है। जैसे कि अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें, भाई या तो हत्या के अपराध की कैटेगरी में आएगा या गैर इरादतन हत्या की, क्योंकि कोई उसमें उचित सावधानी नहीं बरती। ठीक है, ये उपेक्षा में भी आ सकता है। ठीक है, उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कारित करना। लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है वो आंसर इंग्लिश के आधार पर दिया गया है। आप आंसर इसका देख लीजिए, इसका आंसर है सी, अपराध नहीं माना जाएगा। और ये अपराध तभी नहीं माना जाएगा जब उसकी तरफ से कोई भी ऐसी सावधानी का वो आवश्यकता ना हो या उसका कोई फॉल्ट ना हो, कि अगर वो चीज एक्सीडेंटल है तब इसका आंसर सही है। इंग्लिश के आधार पर इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसीलिए इन्होंने ये दिया है। अब जिन्होंने सिर्फ हिंदी पढ़ी होगी और जिन्होंने इसको इस तरीके से पढ़ा होगा जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, जो कि एक्चुअल सही मीनिंग वही है कि उचित सावधानी नहीं बरत जाने का, मतलब बरती जानी थी लेकिन उन्होंने नहीं बरती, तो कहते ना लापरवाही से होना। भले ही उसका इरादा उस तरह का नहीं था लेकिन लापरवाही की वजह से उसकी डेथ हो गई किसी बंदे की, तो उसके हिसाब से आंसर इसका अलग होना चाहिए। लेकिन इन्होंने इसका आंसर सी माना है, जो कि इंग्लिश के बिहाफ पर है। इसलिए इंग्लिश को जरूर देखा करें, भले ही हिंदी मीडियम से आप कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भी थोड़ा सा डाउट हो वहां पर इंग्लिश मीडियम उसका जरूर देखें। चलिए, बस हमारी तो कोशिश यही है कि आप चीजों को समझ सकें और जो गलतियां उस वक्त के स्टूडेंट्स ने की होगी वो आप ना करें। इसीलिए हमारी एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है जो कि ये बताएगा AIB के एग्जाम करते हुए हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए और किस तरीके से पेपर सॉल्व करना चाहिए जो आपके मैक्सिमम चांस हो कि आप उसको क्वालिफाई कर लें। तो देखिए, फीस भी काफी सारी है और फिर दोबारा एग्जाम कब होगा नहीं होगा, और एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है। तो ऐसा ना हो कि आपने 20-30% मेहनत करी और फिर हर साल मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, टाइम भी बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा है कि एक बार मेहनत करें, सही तरीके से मेहनत करें और सही तरीके से पेपर को हैंडल करें। ठीक है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लॉ से रिलेटेड है वो आप तक पहुंचती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए, जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है, और यह पत्र ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि पुलिस अधिकारी को तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया कि किस अपराध के तहत यह अपराध किया जाएगा, मतलब उसने जानबूझ के एक ऐसा पत्र लिखा उसकी हैंडराइटिंग में जिससे कि वो लोगों को मिल जाए, पुलिस अधिकारी के पास वो पहुंच जाए। अब ये अपराध कौन सी धारा के अंतर्गत होगा? IPC की धारा 256 के अंतर्गत, IPC की धारा 192 के अंतर्गत, या IPC की धारा 165B के अंतर्गत, या IPC की धारा 201 के अंतर्गत। इसका आंसर है आंसर बी, धारा 192 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानून कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है तो वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? ठीक है, उबेर फाइड्स कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड एजेंसी, क्वांटम मेरिट, डी नोवा कॉन्ट्रैक्ट। इसका आंसर है सी, क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट है, समझौता क्या है? एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे, कानून द्वारा लागू करने योग्य, कानून करने योग्य अनुबंध, और कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं। अनुबंध मतलब अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। इसका आंसर देखते हैं। आंसर ए, एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने के कई वादे, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है, किसे हम उद्धरण भूमि कहेंगे? इसका ऑप्शन है भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें,
चीजें जो स्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज से जुड़ी हैं जो कि पृथ्वी से जुड़ी हैं, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है आंसर डी, जो उपरोक्त सभी इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकार या कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा प्रक्रिया जब क्षतिपूर्ति के रूप में अंतर मौजूद होता है, क्या होता है? कौन से सेक्शन के बारे में है ये बात? भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 32, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35 या धारा 31। इसका आंसर है आंसर सी, धारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ संयुक्त रूप से 50,000 रुपए की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। बाद में X, Y अप्राप्य हो जाते हैं। क्या A भुगतान करने के लिए Z को मजबूर कर सकता है? अप्राप्य का मतलब यह होता है कि वो लापता हो जाते हैं, मतलब वो मिल ही नहीं रहे हैं, कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। तो क्या उसको मजबूर किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। परिच्छेद का मतलब सब सेक्शन की ये बात कर रहे हैं, सब क्लोज भी आप इसको कह सकते हैं। धारा 49 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। ए ऐसा नहीं कर सकता, एक्स और वाई के मिलने का इंतजार करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है जेड को केवल एक तिहाई के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसका आंसर है आंसर ए, धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत ऐसा वो कर सकता है, उनको मजबूर कर सकता है। नेक्स्ट है, एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एजेंसी, जमानत, गारंटी या आकस्मिकता। इसका आंसर है बी, जमानत। मतलब वो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि भाई उसको वो चीज तब तक के लिए रख दो जब तक कि वो काम नहीं पूरा हो जाता। मतलब उसने कोई सामान रखा कि मुझे तू पैसा दे दे और मैं तुझे पैसा लौटा दूंगा, तो मुझे ये चीज लौटा देना, तो जमानत के तौर पर चीज रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट सहायता अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है कि वो किससे संबंधित है? पहला है विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालय का अधिकार, दूसरा है विशेष न्यायालय की स्थापना, तीसरा है मामले का शीघ्र निपटान, या लास्ट है अनुबंध के संबंध में विशिष्ट अनुपालन। इसका आंसर है आंसर ए, विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालय का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है? देखिए राजद्रोह की ये बात कर रहे हैं, कौन सा मामला है? ठीक है, क्वीन बनाम बाल गंगाधर तिलक का, निहारेंदु दत्त मजूमदार बनाम एम्परर, केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, या उपरोक्त सभी जो मामले हैं ये उसी से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है डी, ये जो जितने भी मामले हैं ये सब के सब राजद्रोह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के अपने धर्म या अपमानजनक विश्वासों का अपमान करके किसी भी वर्ग की भावनाओं को नाराज करना है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जुर्म है? धारा 295, धारा 295A, धारा 265A या धारा 276? इसका जवाब है धारा 295A, यानी कि आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक प्रक्रिया की संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकती है सिवाय, मतलब जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, सीजेएम हम जिसको कहते हैं, वो कौन कौन सी सजा दे सकता है, ठीक है, या किसके सिवाय वो दे सकता है। क्या नहीं दे सकता, हम इस तरह से भी कह सकते हैं, मौत की सजा नहीं दे सकता, आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकता, या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास की सजा वो नहीं दे सकता, या उपरोक्त सभी।
आसान सा क्वेश्चन है, जैसे डाउट हो तो इसमें सेक्शन दे रखी है, वो वहां पर चेक कर सकते हैं कि भाई वो ना तो मौत की सजा दे सकता है, ना आजीवन कारावास दे सकता है, ना 7 साल से अधिक का कारावास दे सकता है, क्योंकि इससे ऊपर के केस फिर एडीजे की कोर्ट में सुने जाते हैं या फिर डीजे की कोर्ट में वो केस जाएंगे, सेशन जज जो भी होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होता है उसके बाद जाएंगे। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है? धारा 21A, धारा 15, धारा 21B या धारा 83? इसका आंसर है धारा 83, नागरिक प्रक्रिया संहिता। चलिए, एक यहाँ पर भी समझने वाली चीज है कि जो ये धारा, जो ये नागरिक प्रक्रिया धारा की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, अब देखिए जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो या तो सिविल प्रक्रिया संहिता के नाम से पढ़ेंगे जिसको हम सीपीसी कहते हैं, या दीवानी प्रक्रिया संहिता पढ़ा जाता है जो रेगुलर टर्म इस्तेमाल की जाती है। अब क्वेश्चन आ गया नागरिक प्रक्रिया संहिता, तो भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कि ये सोचने की जरूरत नहीं ये कहाँ से आ गया। तो आसान सा तरीका है, इंग्लिश वाला देखो वहां पर साफ साफ लिखा है सिविल प्रोसीजर कोड, और जो लोग ग्रेजुएट हैं वो इतना सभी को पता होगा कि ये सीपीसी की बात की जा रही है, ठीक है। आप अगर सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इंग्लिश मीडियम को देखें, आपके 60 to 70% तो सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा इंग्लिश मीडियम, भले ही आप हिंदी मीडियम से पढ़ें। आप करके देखें, अपने आप को इतना कम ना समझे कि ऐसा ना समझे कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। जब आप पढ़ोगे, जब आप देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 46 के आदेश 21 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णय लेनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं। देखिए ये मैंने सिर्फ इसीलिए इसकी इंग्लिश लिखाई है कि आप समझ सको कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की जो बात की जा रही है वो आप देख सकते हैं कि अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एज पर ऑर्डर इतने रूल ये रिकवरी ऑफ अमाउंट, ठीक है। इसके ऑप्शन है आईटी ऑर्डर, गार्निशी आदेश, डिग्री होल्डर का आदेश या बैंक का आदेश। इसका आंसर है आंसर बी, गार्निशी आदेश। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अब देखिए यहां पर इन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता लिख दिया। अब या तो तुम सिविल प्रक्रिया संहिता ही लेकर चलो एक ही, या फिर नागरिक प्रक्रिया संहिता लेकर चलो, जिससे कंफ्यूजन ना हो, कहीं कुछ है और कहीं कुछ है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट बोल रहा हूं, लेकिन मैं इनके अगेंस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट के फेवर की बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट का फेवर जो है उनका फेवर कैसे हो सकता है या किस बिहाफ पर वो करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट तो इसी को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी होती तो फिर वो यहाँ क्यों इन्होंने अलग लिख रखा है। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम उनको कुछ से कुछ बोलने लगे और सिर्फ अपना सारी की सारी जो कमियां हैं या जो भी हमारा फेलियर है हम उनके ऊपर डाल दें, ठीक है। तो कुछ टेक्निक है, कुछ तरीके हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड कर दें, या आप क्या चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। या आपके सामने कोई इस तरह की समस्या आए हो जब आपको हिंदी मीडियम की वजह से कुछ नुकसान हुआ हो, ठीक है, तो हमें शेयर जरूर करें, जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी दूसरे के साथ के लिए लाभदायक हो, वो दूसरा वो गलती ना कर सके, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। सेक्शन 42 वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 35 की धारा 88 निम्नलिखित में से किससे संबंधित। धारा 88 किससे संबंधित है? देखिए फिर वापस वही चीज आ जाती है, अंतरवादीय मुकदमा, अंतरवादीय आदेश, पुनर्स्थापन आदेश या अनुलंघनक आदेश। देखिए जितने भी ये हैं स्टूडेंट्स हैं अधिकतर, वो सब के सब जो या जो एक कॉमन टर्म जो इस्तेमाल की जाती है, मैं अगर बात करूं कॉमन टर्म की, तो या तो इंटरप्लीडर सूट इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इंटरप्लीडर सूट को जो है धारा 88 में दिए गए हैं, या इस्तेमाल किया जाता है अंतराभिवाचीवाद।
तो अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो देखेंगे ना तो यहाँ पर इंटरप्लेटर सूट लिखा हुआ है और ना अंतराभिवाचीवाद लिखा हुआ है। तो भाई इंग्लिश की साइड देखो, वहां पर इंटरप्लेटर सूट लिखा हुआ है। या मैं आपको बता दूं कि अंतराभिवाचीवाद जो है, अंतरवादी मुकदमा इन्होंने जो बात की है वो वही है। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, अंतरवादी मुकदमा, या जिसे हम इंटरप्लेटर सूट या अंतराभिवाचीवाद के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब भी हम एलएलबी में पढ़ते हैं तो अंतराभिवाचीवाद ही हम पढ़ते हैं। टीचर भी हमें, जो हिंदी मीडियम के टीचर हैं, वो अंतराभिवाचीवाद के बारे में ही बताते हैं। तो वही हमारे जहन में रहता है, वही दिमाग में रहता है। तो कुछ को लगता है बड़ा आसान है, क्योंकि 88 सेक्शन को जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी मैं उसको उसी तरीके से कनेक्ट करता हूँ कि 88 है और उसको अंतराभिवाचीवाद या इंटरप्लेटर एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन वर्ष में किया गया था, यानी किस वर्ष में इसका गठन किया गया था? ऑप्शन है 1988, 1998, 1999 या 1997। इसका आंसर है आंसर ए, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है? वो अवधि कब से मानी जाएगी? ठीक है, उस तारीख से 3 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ। देखिए, बाकी तो सारी चीजें कार्यवाही का कारण उत्पन्न हो तो सभी में है। दूसरा ऑप्शन है उस तारीख से 5 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हो, या उस तारीख से 4 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ, या उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ। इसका आंसर है आंसर डी, उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ताल की मात्रा, अवैधता, दरअसल अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करती, जस्टिस कृष्णा अय्यर केस का नाम क्या है? ठीक है, कृष्णा अय्यर ने जिस केस में डिसीजन दिया था उस केस का क्या नाम था, इसके बारे में की जा रही है। इसका ऑप्शन है चंद्रमलाई एस्टेट या उसके कार्यकर्ता। नेक्स्ट है एसोसिएटेड सीमेंट लिमिटेड, उसमें काम करने वाले। तीसरा है गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। और लास्ट ऑप्शन है रेलवे कंपनी लिमिटेड के भारतीय जनरल नेविगेशन बनाम उसमें काम करने वाले। तो इसका आंसर है आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यकर्ता के आदेश से दुखी होकर सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है, और न्यायालय या न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है, क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। क्या अधिकार है उसका, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है बर्खास्तगी, निर्वहन और छटनी। दूसरा है बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति। उसके बाद साधारण रूप से छुट्टी करना, या विशेष रूप से बर्खास्त करना, या उसकी छटनी। इसका आंसर है आंसर बी, यानी कि बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकृत का मतलब है, जिसे हम एक्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड क्या होगा? भगवान द्वारा किया गया कार्य। दूसरा मनुष्य द्वारा किया गया कार्य। तीसरा है सी, अन्य पक्ष द्वारा किया गया कार्य, या अभियोगी द्वारा किया गया कार्य। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट है, टोर्ट्स के कानून में राज्य के अधिनियम के विशिष्ट सिद्धांत का मतलब। ठीक है, कि विशिष्ट सिद्धांत का मतलब क्या होगा? किसी देश के संप्रभु की शक्ति का एक अधिनियम, जिसे नगर पालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता,
दूसरा है किसी देश की न्यायपालिका का एक कार्य जिसे नगर निगम न्यायालय द्वारा चुनौती नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तीसरा है किसी देश की संप्रभु सत्ता का एक अधिनियम जिसे नगर पालिका न्यायालय द्वारा चुनौती नियंत्रित या हस्तक्षेप किया जा सकता है। लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है आंसर ए, किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम जिसे नगर पालिका अदालतों द्वारा चुनौती नियंत्रित और हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है टॉर्ट्स में सभी व्यक्ति को किसी गलत कार्य के करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनाते हैं। उन्हें इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? उस्काने वाला या जॉइंट टॉर्ट फीजर्स, टॉर्ट होल्डर्स या टॉर्ट होल्डर्स इन कॉमन। देखिए यहाँ पर इन्होंने सारे इंग्लिश की चीजों को हिंदी में डाल दिया। चलिए इसका आंसर है जॉइंट टॉर्ट फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे टाइम कम से कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य लेन देन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ए उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है? धारा 12, 6, 3 या 5। इसका आंसर है धारा 6। वो ना कि समव्यवहार के जो भाग बनते हैं ये उसकी बात की जा रही है। धारा 6 में रजिस्ट्री की कंडीशन है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। नेक्स्ट है साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? दस्तावेजी साक्ष्य से, मौखिक साक्ष्य का बहिष्करण, स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ या अपराध का प्रमाण। देखिए इसका आसान सा तरीका ये है कि या तो आपको सेक्शन का पता होगा कि किस सेक्शन में क्या दे रखा है, और अगर आपको नहीं पता है क्योंकि बैरक ले जा सकते हैं इस एग्जाम में, तो सीधे सेक्शन 110 को ओपन कर लें, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसका आंसर है आंसर सी, स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ। नेक्स्ट है साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए किससे संबंधित है? हत्या करने के इरादे या नियत का अनुमान, मतलब ये प्रिजम्पशन की बात की जा रही है। किसी लड़की के बलात्कार और उसकी हत्या के इरादे का अनुमान, एक लड़के के अपहरण की धमकी देने का अनुमान, एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान। अनुमान जितनी भी जगह है ये सब उपधारणा की बात की जा रही है, प्रिजम्पशन की बात की जा रही है, इसी को ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर है आंसर डी, एक विवाहिता द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान या उसकी हम प्रिजम्पशन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011, कॉमन कोज बनाम भारत संघ 2018, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, चेन्ना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसका आंसर है आंसर बी, कॉमन कोज बनाम भारत संघ। ठीक है, अरुणा रामचंद्र शानबाग का जो ये केस है ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, पैसिव यूथेनेसिया जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में संबंधित है। अनुच्छेद 310 क्या कहता है? सिविल सेवकों के संदर्भ में अप्रत्यक्षताओं और उपकरणों का सिद्धांत की बात कर रहा है। सिविल सेवकों के संदर्भ में वेद अपेक्षा का सिद्धांत है। सिविल सेवकों के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत की बात की जा रही है, या सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी के सिद्धांत की बात की जा रही है। इसका आंसर है आंसर डी, सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी के सिद्धांत की बात की जा रही है, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर बोलते हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट है चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्वव्रत जानने का अधिकार, यानी उनका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है वो क्या है, कहां पर अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 14। इसका आंसर है आंसर ए, अनुच्छेद 19(1)(a। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में कौन से शब्द आते हैं? स्थिति और अवसर की बात की जा रही है स्वतंत्रता की,
विचार, अभिव्यक्ति, धरना, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता की बात की जाती है। व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देना होता है इसमें। या न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो इसका आंसर है आंसर बी, विचार, अभिव्यक्ति, धरना, आस्था और पूजा की बात की जाती है। नेक्स्ट है प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि कितने वर्ष तक है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष या 14 वर्ष। इसका आंसर है आंसर ए, 7 वर्ष। यानी 7 वर्ष तक के जो अपराध हैं उन्हीं में प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। उससे अधिक से दंडनीय अपराध के बारे में प्ली बार्गेनिंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय सीआरपीसी की धारा 191 के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा है? ठीक है, किस केस में यह कहा गया था? ऑप्शन है नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य, दूसरा है राज सिंह बनाम राज्य, तीसरा है शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और लास्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य या तारा दत्ता। ऑप्शन है राज सिंह बनाम राज्य, 1998 का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल यह है कि क्या ए बी को 10,000 रुपये का देनदार है? साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है? ठीक है, कौन सा कथन इससे संबंधित है जो वैल्यू रखता है वहां पर? क्या है वह तथ्य जहां ए ने बी को पैसे उधार लेने के लिए कहा? दूसरा, डी ने सी को ए की उपस्थितियों से सुनते हुए कहा, मैं आपको ए पर भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूं क्योंकि उसके पास बी का 10,000 रुपये का बकाया है। बिना कोई जवाब दिए चला गया। या इसका आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी जो है ये सारे के सारे जरूरी हैं, प्रासंगिक हैं इसमें, इस तरह के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह की बहुत सारी जानकारी चाहे वे कबूलनामे को प्रतिपादित करती हो या नहीं, जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्यों से अलग हो, इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। किसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है? इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 25, जिसे हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 कहेंगे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 26, धारा 27 या धारा 29। इसका आंसर है आंसर सी, धारा 27। ठीक है, नेक्स्ट है, जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय, जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला, लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है, को प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 42, धारा 45, धारा 50 या धारा 55। इसका आंसर है आंसर बी, धारा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को यह विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को वह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो जमीन उसकी नहीं थी, उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा ये कहती है या इस कंडीशन में कौन सी धारा लागू होती है? ऑप्शन है धारा 92, धारा 124, धारा 115 या धारा 101। इसका आंसर है आंसर धारा 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है। किसको निरस्त किया था इस अधिनियम ने? मध्यस्थता अधिनियम 1940 को, मध्यस्थता प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम 1937 को, विदेशी पुरस्कार मान्यता और परिवर्तन अधिनियम 1961 को या उपरोक्त सभी को? इसका आंसर है उपरोक्त सभी को इसने निरस्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद संविधान के कौन से ऑप्शन की बात कर रहा है ये कि तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है? अनुच्छेद 323 बी, अनुच्छेद 323 ए, 233 या 323? आंसर है 323 ए। नेक्स्ट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करता है। किसके अंतर्गत करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया? अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1)(b),
अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 17 या अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 18? इसका आंसर है आंसर बी, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1)(b) के अंतर्गत करता है सब। नेक्स्ट है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता, अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी, भारत के विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी। इंडिया जो कि एक भारत है, एक संघीय राष्ट्र है, क्वासी संघीय राष्ट्र है, राज्यों का संघ है, या एक विशेष प्रकार का एकात्मक राष्ट्र है? ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जब पहले ही हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहीं पर इसका आंसर है। इसका आंसर है आंसर सी, राज्यों का संघ। जब आप पढ़ोगे तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन सर्च किए गए हैं, टाइप किए गए हैं, और कोशिश की जा रही है कि क्वेश्चन को समझाया जाए कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अपने बहुमूल्य विचार हमें जरूर दें कि हम और बेहतर स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 सुप्रीम कोर्ट, जिसे श्री राम फर्टिलाइजर्स मुकदमे के रूप में भी जाना जाता है, में अदालत ने यह फैसला किया कि उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, और इस तरह की देनदारी ऐसे किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है। नेक्स्ट है, खतरनाक जानवर का मालिक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो इस खतरनाक जानवर के छूटने की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, और इस तरह की देनदारी जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है किसी भी अपवाद का अधीन नहीं है। नेक्स्ट है, उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, और इस तरह की देनदारी और उन सभी अपवादों के अधीन है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है। नेक्स्ट है, एक कंपनी या निगम एक राज्य या राष्ट्र नहीं है और इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जहरीली गैस के रिसाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है, पर्यावरण प्रदूषक किसे कहेंगे? किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद किसी ऐसी मिलावट, संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए सहायक हो या हो सकता हो। इस तरह के मिलावट, संकेंद्रण में मौजूद मात्र गैसीय पदार्थ जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट, संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। किसी भी ठोस या तरल पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट, संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। इसका आंसर है आंसर सी, किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट, संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग में नहीं कर सकता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, शेडेड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स वन राइट्स की मान्यता अधिनियम 2006, या सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। लास्ट ऑप्शन है ए और बी। इसका आंसर है आंसर डी, ए और बी दोनों ही इसमें सही है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट धोखाधड़ी, संदेश भेजकर धोखाधड़ी, धोखा या ठगना, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजकर धोखाधड़ी, इसे किस रूप में जाना जाता है?
आंसर सी, धोखा या ठगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पिनल कोड जिसे हम आईपीसी कहते हैं के सेक्शन 82 के हिसाब से किसी बच्चे द्वारा कितनी उम्र से नीचे किए गए जुर्म को जुर्म नहीं माना जाता है? ऑप्शन 14 साल, 7 साल, 18 साल या 21 साल। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ा होगा आपने। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 7 साल। नेक्स्ट है, आरवी डडली और स्टीफन किस सिद्धांत के समर्थक हैं? अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, जरूरत पड़ने पर हत्या के खिलाफ बचाव के रूप में निवेदन किया जा सकता है। अपने स्वयं को बचाने के लिए एक निर्दोष के जीवन को खत्म करना जरूरी हो सकता है। बिना दया के किसी की हत्या करना बचाव नहीं है और ना ही जरूरी है और अपने बचाव के लिए इसकी दलील नहीं दी जा सकती, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। अगर केस के फैक्ट आपको मैं याद दिलाना चाहूँ तो आपने ये केस जरूर पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि 5 लोग एक नाव से समुद्र से कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो लोग जो है भटक जाते हैं। वहां पर एक बच्चा था, उन 5 में से एक बच्चा था। जब वो भटक जाते हैं तो उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है, तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो बड़े बड़े थे कि वो उस बच्चे को मारते हैं और उसका मांस खाते हैं और जिंदा रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास आत्मरक्षा का इसके अलावा कोई वो नहीं था कि हम उसको मार के खा जाएं, क्योंकि हम जीना चाहते थे। जब उनके ऊपर केस चला तो उनको इसके लिए उसमें दोषी ठहराया गया कि तुम किसी की जान नहीं ले सकते हो और ये आवश्यकता का सिद्धांत इसमें नहीं है। तो बहुत फेमस केस है, कभी मतलब या तुमने एलएलबी में जरूर पढ़ा होगा, ये इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की उपयोगिता है उदारीकृत लोकस स्टैंडी, गैर प्रतिकूल कार्यवाही, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकरण किया जाना या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी। पीआईएल की बात की जा रही है कि वो सभी कंडीशन में दी जा सकती है। नेक्स्ट है, याचिकाकर्ता राजनीतिक विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे, ने बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई आदेशों को निरस्त करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला संबंधित है परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य, नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, या चमेली सिंह बनाम यूपी राज्य, स्टेट ऑफ यूपी। इसका आंसर है आंसर बी, डीसी वाधवा का ये केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है, या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है, इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोटा या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता, विकलांगता या सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं, जो राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रिट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा था? पहले तो समझिए, जस्टिस भगवती ने कही थी पूरी बात। और मैं आपको बता दूं कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ने का, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं है और इस तरह क्वेश्चन क्योंकि इतना बड़ा है, आपको उसको पढ़ना भी है और समझना भी है। जितना टाइम इस एक क्वेश्चन में आप लगाएंगे, इतने टाइम में आप अगले 3 क्वेश्चन पढ़ सकते होंगे। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम है आपके पास फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर टाइम कम है आपके पास तो पहले आप बाकी क्वेश्चन को कीजिए और अगर टाइम बच जाए फिर इस क्वेश्चन पर आइए, इस तरह के क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अभी तो हमारे साथ में टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आराम से और धीरे धीरे पढ़ा जाता है। मैंने बहुत स्पीड से पढ़ा है क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव अलग है आपको समझाने का या आपको क्वेश्चन दिखाने का।
लेकिन वहां का पर्सपेक्टिव अलग होगा। चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, अशोक कुमार पांडे बनाम वेस्ट बंगाल राज्य, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, और जनता दल बनाम एचएस चौधरी। इसका आंसर है आंसर सी, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में जस्टिस भगवती ने ये कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है झूठे या घिनौने दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता है। सीपीसी की धारा 35 में, सीपीसी की धारा 35A, सीपीसी की धारा 30 या सीपीसी की धारा 35। आंसर है आंसर बी, सीपीसी की धारा 35A। नेक्स्ट है नागरिक प्रक्रिया संहिता। अब देखो उन्होंने फिर वापस नागरिक प्रक्रिया संहिता लिख दिया, यानी कि सीपीसी की बात की जा रही है। कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है? ऑर्डर 5 रूल 19A, ऑर्डर 5 रूल 19, ऑर्डर 5 रूल 20 या ऑर्डर 5 रूल 21। आंसर है सी, ऑर्डर 5 रूल 20। ठीक है, प्रतिवादी पर समन की तामील की ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्य प्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल हैं। ऐसा अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत है? धारा 7, धारा 8, धारा 9 या धारा 6? आंसर है धारा 7। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति एबोट पेरी के अनुसार वकालत के 7 दीपक क्या हैं? न्यायमूर्ति एबोट पेरी ने वकालत के एडवोकेसी के लिए 7 दीपकों की बात की थी, वो क्या है? पहले है ईमानदारी, साहस, व्यवसायिकता, बुद्धि, वाग्मिता, निर्णय और अध्येता वृत्ति। दूसरा है ईमानदारी, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिता, निर्णय और अध्येता वृत्ति। तीसरा है प्रभाव, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिता, निर्णय और अध्येता वृत्ति। लास्ट है ईमानदारी, साहस, उद्योग, गंभीरता, वाग्मिता, निर्णय और अध्येता वृत्ति। इसका आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट है एक सार्वजनिक कंपनी में निर्देशकों की न्यूनतम संख्या होती है। एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने निर्देशक हो सकते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टर कहते हैं? 3, 10, 12, 5। आंसर है 3 की कम से कम 3 तो डायरेक्टर होने ही चाहिए सार्वजनिक कंपनी में। नेक्स्ट है एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है? ठीक है, कोऑपरेटिव जो होती है उसकी बात की जा रही है। कोऑपरेटिव कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो कंपनी का एक सहायक कंपनी है जिसमें ऐसा प्रभाव होता है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल है। एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। तीसरा है एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल नहीं है। नेक्स्ट है एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी के पूर्ण शेयर है और इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की एक सहायक कंपनी है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। इसका आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है इसमें। 66A ये किसी और तरीके से पूछा गया होगा। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ, MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र, श्रेयस सिंघल बनाम भारत संघ, गगन हर्ष शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये मैंने बताया था श्रेयस सिंघल वाला केस था। आंसर सी, श्रेयस सिंघल बनाम भारत संघ। एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाले कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया। एक शिक्षक को कामगार नहीं माना गया। कौन सा केस था? वर्कर्स बनाम ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, जॉन जोसेफ खोकर बनाम भड़ंगे BS एवं अन्य, ए सुंदर बमाल बनाम गोवा सरकार। तीसरा है दिनेश शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य। आंसर सी, ए सुंदर मबाल बनाम गोवा सरकार। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम के अनुसार, ठीक है, बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। बच्चे का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी 14वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है।
बच्चे का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी 18वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 16वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया। देखिए, कारखाना अधिनियम के अनुसार बच्चा किसे कहा जाएगा, ये इन्होंने पूछा है। इसका आंसर है आंसर ए, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु अभी तक पूरी नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है जो कि, वो बॉन्ड कौन सा होगा उसके बारे में बात पूछा जा रहा है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया है। उसके अलावा जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक से परिपक्वता या छुटकारे से पहले कोई भुगतान या लाभ प्राप्त नहीं होता है। या तीसरा ऑप्शन जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी से संबंधित प्रविष्टि संविधान में इसके अंतर्गत की गई है। जीएसटी का जो ये आया है, जीएसटी तो बड़ा फेमस रहा है, बहुत लाइमलाइट में रहा है और अभी भी है। ये कब से आया, कौन से संशोधन से आया? संविधान 101वां संविधान संशोधन 101वां अधिनियम 2016, 102, 84, 77 2016 का ही ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए, 101। शगुन के नाम पे याद रखो कि भाई 101 रुपए का शगुन दिया गया था और जीएसटी लग गई थी, तो आपको याद रहेगा 101। 101 होता है ना कि अक्सर 100 रुपए देना पसंद नहीं करते, किसी शगुन में 101 रुपए देते हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं, तो बस जीएसटी वहीं से लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपात्र व्यक्ति द्वारा मुकदमा निम्नलिखित में किसके तहत निपटा जाता है? अपात्र व्यक्ति किसे कहेंगे, कौन सी उसमें बताया गया है? सीपीसी की धारा 44, धारा 33, धारा 55 या धारा 22? इसका आंसर है धारा 33, सीपीसी की धारा 33 के अनुसार। अपात्र मतलब अकिंचन बोलते हैं जिसको हम, गरीब जो रहते हैं उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है, समान लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता इसके तहत निपटाई जाती है। किसके तहत? समान लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता। धारा 6, धारा 17, धारा 18, धारा 20। आंसर है धारा ए, समान लेन देन का मतलब वही है, समान समव्यवहार की बात की जा रही है। अभी मैंने आपको समझाया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है, किसे हम मुद्रा तो नहीं कहेंगे? क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट, मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा, पे ऑर्डर या ट्रेवलर चेक? आंसर है बी, मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, राज्य के सम्मानित राज्यपाल, राष्ट्रपति, संघ और राज्यों का सामूहिक निकाय? इसका आंसर है आंसर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, अनुबंध की परिभाषा परिभाषित की गई है। अनुबंध मतलब मैंने आपको शुरू में ही पहले क्वेश्चन में बताया था, अनुबंध किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि संविदा को। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा किस में दी गई है? तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की जगह पढ़ो भारतीय संविदा अधिनियम या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2A, 2H, 2D, 2G। ठीक है, इसका आंसर है आंसर बी, 2H। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम HSA 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। महिलाओं को क्या प्रदान किया था उसने? 2005 वाला जो संशोधन अधिनियम था। पुरुषों के साथ तालमेल का पर अधिकार, अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत के अधिकार, अपने मृत पति की स्व अधिग्रहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार, या लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी जो थे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है। धारा 25 में क्या कहा गया है? बच्चों की हिरासत का प्रावधान है, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव पेंडेंट लाइट या वैवाहिक संपत्ति का विभाजन? इसका आंसर है आंसर बी, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव। नेक्स्ट है, एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रखरखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रखरखाव के हकदार है। किसके अंतर्गत वो अलग निवास और रखरखाव के हकदार है? हिंदू दत्तक और रखरखाव, जिसे हम
हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट कहते हैं। सेक्शन 18(2)(f), 18(2)(d), 18(2)(a), 18(2)(g। आंसर है सी, यानी कि 18(2)(a) के तहत वो ऐसा कर सकती है, पृथक निवास और रखरखाव के मेंटेनेंस के लिए वो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैध गोद लेने के अनुरोध कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक, या तो ये कब तक नहीं होगा, या कौन सी शर्तें हैं जब वो मान्य होगा। गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है। जो गोद ले रहा है उसके अंदर क्षमता है गोद लेने की और अधिकार है उसका। दूसरा, गोद देने वाले व्यक्ति, जो गोद दे रहा है उसके अंदर भी क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक हो। ठीक है। और नेक्स्ट है इसका, इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया है। इसके तहत उल्लेख किया गया है, किसके तहत ऐसी ये शर्तें दी गई हैं, वही है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, धारा 6, धारा 8, धारा 12 या धारा 10। इसका आंसर है धारा 6 के तहत ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 1990 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों या लिखित इलेक्ट्रॉनिक रूप यानी किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, हस्तक्षेप योग्य होगा, संयोजनीय या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेट्रल मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है, ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके, ऐसा इस मामले में माना गया था। किस मामले में? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, दूसरा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम MC मेहता, टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम भारत संघ, या यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडियन चेंज क्रोम लिमिटेड। इसका आंसर है आंसर ए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सहित पत्र, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूर संचार के अन्य साधनों का आदान प्रदान जो समझौता का अभिलेख प्रस्तुत करता है। तीसरा ऑप्शन है, दावे और बचाव के बयानों का एक आदान प्रदान जिसमें समझौते का अस्तित्व एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है। लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है कि मध्यस्थता अधिनियम 7(4) के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा के तहत किया गया है। कौन सी धारा के तहत अधिकार की छूट का उल्लेख सुलह अधिनियम की धारा के तहत किया गया है? धारा 7, धारा 4, धारा 20 या धारा 22। देखिए, आपके लिए पूरी वीडियो तैयार की है, सब कुछ किया है, कोशिश की है कि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो बस हमें सिर्फ आपसे इतनी ही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिए कि हम और बेहतर प्रयास क्या कर सकते हैं। इसका आंसर है आंसर बी, धारा 4। ठीक है, बहुत जल्दी नेक्स्ट एक दूसरे किसी और जो अधिवक्ता जो AIPA का एग्ज़ाम है इसके कोई और सी प्रीवियस ईयर की एक वीडियो बनाकर आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उस एग्ज़ाम की तैयारी जरूर कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको एक लेवल का पता चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।